हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, आज है हमारा फिफ्थ सेशन। अगेन आज के सेशन में 30 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर आप कोई कोर्स अकाउंटेंसी का विंग्स एक उड़ान से ले रहे हो तो आपको टाइप करना है किरण सर करके कूपन कोड। इस कूपन कोड को ट्राई करने पे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी एक पीडीएफ जो है 90 एमसीक्यूज की, वो दोनों ऐप पर अवेलेबल है। किंग्स कॉमर्स जोन और विंग्स एक उड़ान दोनों की ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें 90 एमसीक्यूज हैं और उनके एनालिसिस वीडियोस हमारा दूसरा चैनल किंग्स कॉमर्स जोन उसके अंदर अवेलेबल हैं। साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट अगेन दोनों ऐप्स पे अवेलेबल हैं विद एनालिसिस वीडियोस, जिसमें कुल मिला के 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यानी हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के मिलेंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हो उन क्वेश्चन से और बाद में एनालिसिस वीडियोस भी देख सकते हो। और साथ ही साथ लाइव सेशन जो है ट्यूसडे एंड फ्राइडे हमारा दूसरा चैनल किंग्स कॉमर्स जोन पर चल रहा है, लेकिन जल्दी ही मैं इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा। हफ्ते में 4 बार लाइव सेशन लेके आऊंगा, मॉक टेस्ट लेके आऊंगा। तो फिलहाल अभी के लिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम अगेन 30 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट एमसीक्यू। अकॉर्डिंग टू, हमें यहां बताना है, खाली जगह है। अकॉर्डिंग टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम इज इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट, अनसाइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंट्स कीपिंग। यानी ये किसने बोला है कि जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है वो इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक है? तो ऑप्शंस आर कार्टर, एम चोक्सी, बाटली बॉय, नन ऑफ दो। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि एम चोक्सी ने बोला था कि हमारा जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक है। इनकम्प्लीट तो है ये, क्योंकि सिंगल एंट्री है, डुअल एंट्री पे नहीं है, मतलब डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करता। चलिए नेक्स्ट, द एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स इन गुड्स विल बी। ड्राइंग की एडजस्टमेंट जो है गुड्स में, गुड्स की ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? अगर हम कोई गुड्स विदड्रॉ कर रहे हैं, उसकी एडजस्टमेंट को हम कैसे दिखाएंगे? ऑप्शंस आर डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यानी ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा है उसमें परचेज में से डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और कैपिटल में से, लाइबिलिटी साइड में से माइनस कर देंगे या डिडक्ट कर देंगे। दूसरी ऑप्शन, ओनली डिडक्टिंग फ्रॉम द परचेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके डेबिट साइड में जो परचेज लिखी गई है उसमें से डिडक्ट कर देंगे। सी, ओनली बाय एडिंग इन ड्राइंग्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड है उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स में, और ओनली ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। देखिए, अगर ड्राइंग्स हमने की हैं गुड्स की फॉर्म में, तो गुड्स आपको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परचेज में से। तो जब भी हम ड्राइंग्स इन फॉर्म ऑफ गुड्स करेंगे तो परचेज में से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी परचेजेस जो है वो कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ की। और ड्राइंग्स मैंने कहा था जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं, अपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी पढ़ा था, वो हमेशा कहां में से माइनस की जाती है? कैपिटल में से माइनस की जाती है। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगी कैपिटल में से भी डिडक्ट होंगी। तो दो जगह इसकी एडजस्टमेंट होगी, एक आपकी परचेजेस कम हो जाएंगी, दूसरा आपकी जो कैपिटल है, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या गुड्स की फॉर्म में, तो कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। सो ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹500 वर रिटर्न बाय राम इंक्लूडेड इन द स्टॉक वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज एन एरर। भाई, राम ने हमें 500 रुपए की गुड्स वापस की थी, हमने स्टॉक में इसको रिकॉर्ड कर दिया, स्टॉक में रिकॉर्ड कर दिया, बट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स इज एन एरर। स्टॉक में रिकॉर्ड कर दिया मतलब थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। स्टॉक में रिकॉर्ड कर दिया लेकिन बाकी बुक्स में हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो कौन सा एरर है? मतलब ऐसा कोई एरर जो पार्शली या फिर पूरी तरह से होली हम रिकॉर्ड नहीं करते, उस एरर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। देखिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल में मैंने क्या बताया था भाई? एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम अपने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट नहीं करते। कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं, रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं। तो ऐसे जो एरर है उसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन, जब हम किसी ट्रांजेक्शन को
पार्शियली या फिर होली पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं करते। फिलहाल इसका आंसर तो यही है कि हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। एरर ऑफ कमीशन कि हम एंट्री सही जगह कर रहे हैं, सही साइड में कर रहे हैं, मान लो डेबिट साइड में एंट्री करनी है, डेबिट साइड में करनी है, लेकिन राम की जगह मोहन, श्याम या किसी और का अकाउंट हम लिख रहे हैं, यानी अकाउंट जो है वो गलत लिख रहे हैं लेकिन ऑन द राइट साइड, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। और कंपनसेटिंग एरर, जब एक गलती दूसरी गलती को कंपनसेट कर दे या फिर न्यूट्रलाइज कर दे। मैंने ट्रायल बैलेंस में, ये मेरी डेबिट क्रेडिट साइड है, सपोज मैंने यहां पर 50 रुपए कम लिखे थे और गलती से 50 रुपए मैंने यहां पे भी कम लिख दिए या ज्यादा लिख दिए, इस तरह भी ज्यादा लिख दिए, इस तरह भी ज्यादा लिख दिए, तो हुआ क्या, एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया। तो ऐसा एरर जो किसी एक को न्यूट्रलाइज कर दे या कंपनसेट कर दे उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो फिलहाल अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया उसका, तो वो रहेगा एरर ऑफ ओमिशन। चलिए जी बढ़ते हैं आगे की ओर। डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इज कैलकुलेटेड। देखो डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड हैं जो यूज किए जाते हैं, एक आ गया आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो अगर हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो किस पे लगाएंगे, याद रखना, जब हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमेशा मशीन की परचेज प्राइस पे लगाते हैं। सिंपल याद रखना, फिक्स क्यों है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन हमने मशीन की परचेज प्राइस पे लगाई, सपोज करो मशीन की वैल्यू 1 लाख थी और हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाई, इसका मतलब कितनी डेप्रिसिएशन लगाई, 10,000, तो इसका मतलब हर साल हमें 10,000 ही डेप्रिसिएशन लगानी है। तो क्योंकि ये अमाउंट फिक्स है कि सेम डेप्रिसिएशन जो परचेज प्राइस पे आपने लगाई हर साल वही लगानी है और ये अमाउंट फिक्स है, इसलिए इसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से जानते हैं। सो डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इज कैलकुलेटेड ऑन द रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, नहीं ऑन द परचेज प्राइस ऑफ एसेट, बिल्कुल सही। सी पार्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑन द परचेज प्राइस एंड इन रिमेनिंग ईयर ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, नहीं भाई, ये जो मेथड है जिसकी ये बात कर रहा है सी पार्ट में या फिर ए पार्ट में, ये डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है। ये कौन सा मेथड है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, जिसमें क्या है कि जैसे जैसे मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से कम होती जाती है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी कम होती जाती है। जैसे 1 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन लगा ली तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में क्या करते हैं, अब वैल्यू बची 90,000, 90,000, अगले साल डेप्रिसिएशन हम इस 90,000 पे लगाएंगे, वो कितनी होगी, 9,000, फिर कितना बचा, 81,000, फिर अगले साल डेप्रिसिएशन इस 81,000 पे लगाएंगे। तो वो होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। जैसे जैसे एसेट की वैल्यू आप देख रहे हो कम होती जा रही है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन देखो 10 थी फिर 9,000 हो गई, फिर 81,000 का 10% करेंगे तो 8100 आएगी, तो वैसे वैसे जो डेप्रिसिएशन है वो भी कम होती जाती है, तो उसको कहते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। फिलहाल इसका आंसर रहेगा बी, ऑन द परचेज प्राइस ऑफ एसेट। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट किसके बराबर है, ऑप्शंस आर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बी इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट इनकम, नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, हम ग्रॉस प्रॉफिट में जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, इनकम तो ऐड ही होंगी, जितनी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है उसको ऐड करते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी वो खर्चे जो बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के बाद आते हैं उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, जो हमारी मेन बिजनेस, कोर बिजनेस का पार्ट नहीं है। इनकम बिजनेस की है लेकिन मेन जो हमारा कोर बिजनेस है उसका पार्ट नहीं है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया या डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, तो ये हमारी जो है इनडायरेक्ट इनकम की कैटेगरी में आती है। सो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट इज रिकॉर्डर नहीं है, इसको मैं पहले ठीक कर दूं, रिकॉर्डर नहीं, ये है रीऑर्डर, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल पहले मैं समझा देता हूं फिर आपको इसका आंसर दूंगा। रीऑर्डर लेवल क्या है, देखिए जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमारे पास जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो पहले से पड़ा होता है। तो उसमें एक होता है हमारा मिनिमम लेवल, एक होता है हमारा मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब स्टॉक इससे कम नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम लेवल का मतलब स्टॉक आपका जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है जहां पर जब स्टॉक पहुंचता है उस पर्टिकुलर लेवल पर
तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं नए परचेज के लिए, नए रॉ मटेरियल की परचेज के लिए। ठीक है, अब वो रीऑर्डर लेवल कहां होगा, देखो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए और इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। रीऑर्डर लेवल इन दोनों के बीच होता है, आप कह सकते हो एवरेज कह सकते हो, इन दोनों के बीच का एक लेवल होता है कि मुझे है भाई, मुझे यहां पे 500 यूनिट और यहां पे मुझे मान लो 100 यूनिट, तो इन दोनों के बीच मान लो 300 यूनिट, तो मैं ये एक फिक्स कर देता हूं नंबर कि जब मेरा स्टॉक इस यहां पर पहुंचेगा, इस लेवल पे पहुंचेगा, तो मुझे ऑर्डर प्लेस कर देना है फॉर सप्लाई ऑफ न्यू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रीऑर्डर लेवल एक उस जगह पे मेंटेन किया जाता है जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होती है। तो अब आते हैं आंसर पे। रीऑर्डर लेवल इज सेम एज मिनिमम लेवल, आल्सो नोन एज रीऑर्डर क्वांटिटी। रिकॉर्डर नहीं है भाई, रीऑर्डर पढ़ना है इसको। रीऑर्डर क्वांटिटी फिक्स्ड समवेयर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि मिनिमम और मैक्सिमम के लेवल के बीच कहीं पे इसको फिक्स किया जाता है कि हम ये मान के चलते हैं कि भाई यहां पर जब मेरा स्टॉक पहुंचेगा, खत्म होगा और यहां पहुंचेगा, तो यहां से मैं फिर से एक नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगा फॉर परचेज ऑफ न्यू रॉ मटेरियल। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज sacrificing ratio is used to distribute dash in case of admission of new partner। sacrificing ratio किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज की जाती है अगर नया पार्टनर की एडमिशन होती है। देखो नया पार्टनर जब हम पार्टनरशिप में आता है तो नया पार्टनर कैपिटल भी देता है और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता है जिसको हम क्या कहते हैं साथ में, गुडविल। तो ये जो गुडविल का अमाउंट है ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लो एक नया पार्टनर आया और उसने 50,000 गुडविल दी, कैपिटल तो बिजनेस में लगेगी, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो दे रहा है गुडविल, एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों देता है कि ओल्ड पार्टनर्स ने जो मेहनत करके अपना एफर्ट्स डालकर कंपनी की गुडविल की क्रिएशन की है, गुडविल बनाई है, उसके बदले में वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता है जिसको गुडविल कहते हैं। तो ये जो गुडविल का एक्स्ट्रा अमाउंट उसने दिया, 50,000 मान लो दिया, ये ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। अब किस रेशो में बटेगा भाई, जिस रेशो में वो सेक्रीफाइस करेंगे, जिस रेशो में वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, गुडविल को। सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या कि ए और बी पार्टनर हैं, मान लो सी नया पार्टनर आया, अब सी को भी कुछ देना है। सपोज करो सी को जो प्रॉफिट दिया जा रहा है उसमें से ए दे रहा है 60% और बी दे रहा है 40%। इसका मतलब गुडविल जो नया पार्टनर लाया 50,000, वो 60:40 के रेशियो में इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो जितना देगा उतना गुडविल का हकदार भी होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज की जाती है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हाँ, बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओल्ड रेशियो। चलिए जी, रिजर्व को बांटने के लिए ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर नया पार्टनर आया तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसको बांटने के लिए बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बैलेंस पड़ा है या बैलेंस शीट में पुराना कोई बैलेंस है, तो जितने हमारे पास ओल्ड बैलेंस या रिजर्व्स होंगे वो सारे के सारे ओल्ड रेशियो में बटेंगे। इसलिए इन सब के लिए ओल्ड रेशियो यूज की जाती है, लेकिन गुडविल के लिए हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज की जाती है। ये आपको याद रखना है। द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए कौन कौन सा मेथड है, बैलेंस मेथड, बैलेंस अमाउंट मेथड, बैलेंस एंड टोटल अमाउंट मेथड, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही मेथड हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली, ये भी सुन लो, कई बार आपको पूछा जाएगा मोस्ट कॉमनली यूज मेथड। अगर ये पूछा गया होता मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड, अगर ये क्वेश्चन होता तब आप उसको बैलेंस मेथड पे टिक करते। तो मोस्ट कॉमनली मेथड बैलेंस है, लेकिन कितने मेथड्स हैं, ये सारे ही हैं। सो ऑल ऑफ द अबव आएगा। X and Y are partner in the ratio of 3:2. Before the distribution of profit, X is entitled to 5% commission on of the net profit. तो X और Y पार्टनर है, 3:2 उनकी रेशियो है। जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 5% कमीशन जो नेट प्रॉफिट है वो X को देनी है। बिफोर, आगे से लिखा है बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट X is entitled to 5% commission of the net profit after charging such commission. बिफोर चार्जिंग द कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट वाज ₹21,000। कमीशन चार्ज करने से पहले प्रॉफिट 21,000 है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एक्स कमीशन। देखो सिंपल, मैं आपको ना ये लंबा चौड़ा नहीं, शॉर्ट में बता देता हूं दो चीजें, ठीक है। यहां पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग। जब भी वर्ड आफ्टर लिखा हो ना, सिंपल ये याद रख लो, हमें कमीशन लेनी है किस पे, प्रॉफिट पे। हमारे पास कितने का प्रॉफिट है, 21,000 का। जब भी आफ्टर लिखा हो
5/105, मतलब ये कि जो भी आपका प्रॉफिट जिस वैल्यू पे आपको कैलकुलेट करनी है, जिस अमाउंट पे भी कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज कर देना है। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज कब करनी है? जब क्या लिखा होगा? आफ्टर लिखा होगा, आफ्टर चार्जिंग। अगर लिखा होगा बिफोर चार्जिंग, सपोज लिखा है बिफोर चार्जिंग, तो अमाउंट इनटू परसेंटेज अपॉन 100, फिर सिंपल 100 करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा था? मैंने कहा था आफ्टर में आपने क्या लिखना है? परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, और बिफोर में क्या लिखना है? परसेंटेज अपॉन 100। तो ये याद रखो, मैं एक बार फिर से थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं कि अगर लिखा होगा बिफोर चार्जिंग, सिंपल याद रख लो, बिफोर चार्जिंग कोई भी चीज, कमीशन हो, कुछ भी हो, बोनस हो, कुछ भी हो, बिफोर चार्जिंग, तो जिस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है इनटू जितने परसेंट कमीशन है अपॉन 100। और अगर लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग, वो चाहे सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो, अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो जिस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज कर लेना। अब इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में आफ्टर था, तो हम क्या करेंगे? कितना प्रॉफिट है हमारे पास? 21,000 का, इनटू परसेंटेज कितनी है? 5%, और 100 प्लस परसेंटेज, 100 प्लस परसेंटेज कितनी थी? 5, 105। तो 21 के साथ काटेंगे, कितना आ गया? 1000। हमारा आंसर कौन सा रहेगा? बी। और अगर मान लो यही इसकी आफ्टर की जगह बिफोर लिखा गया होता, तब हमने सिंपल करना था 21,000 इंटू 5/100, ये याद रखना। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे की ओर। द रिकॉर्ड इज मेंटेन इन जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? आपको सबको पता है कि हमारी जो सब्सिडीज बुक होती हैं, ठीक है, सब्सिडीज बुक कौन सी है? जिसमें हम बहुत ज्यादा जो फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल कैश बुक हमारी सब्सिडी बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। बाकी बची हुई ट्रांजेक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? फॉर एग्जांपल ओपनिंग एंट्रीज हो गई, क्लोजिंग एंट्रीज हो गई, एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई, या क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ये सारी की सारी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। A ledger is a book of final entry, book of original entry, subsidiary book, list of summarizing. A ledger is a book of final entry. Book of original entry किसको कहते हैं? वो कहते हैं जर्नल को। ठीक है, सब्सिडीज बुक आप सबको पता ही है कि अभी मैंने बताया कि हमारी बिजनेस में ऐसी ट्रांजेक्शन जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए हम अलग से बुक्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सब्सिडीज बुक। और उसमें मैंने एग्जाम्पल बता दी, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, वो सब सब्सिडीज बुक है। चलिए जी, नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग द लेजर इज। लेजर बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट? नहीं। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, हम लेजर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। टू नो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस? नहीं, उसके लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है। टू नो द कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अकाउंट, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। भाई ये दोनों देखने के लिए हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो चाहिए। एक्यूरेसी देखने के लिए हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। टू नो द कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अकाउंट, हमारे बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन हुई है उनका कलेक्टिव रिजल्ट देखने के लिए हम क्या बनाते हैं? लेजर्स बनाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए जी, आगे की तरफ बढ़ेंगे। द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू। जो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस है, ड्राइंग से मतलब जो पर्सनल यूज के लिए हमने पैसा निकाला, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ट्रेडर। वो ट्रांसफर होती है कहाँ पर? कैपिटल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो हमारी कैपिटल कम होती है, तो कैपिटल अकाउंट ऑफ ट्रेडर जो है उसमें हम ट्रांसफर करेंगे हमारी ड्राइंग्स अकाउंट को, क्योंकि उसका सीधा इंपैक्ट हमारी कैपिटल पे आता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट शोज, अगर कोई पर्सनल अकाउंट है और उसका क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या दिखाता है? देखिए, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी नाम से जुड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल मान लो वो नाम है रवि। अब रवि दो में से एक चीज होगा, या तो हमारा वो एसेट होगा या हमारी लाइबिलिटी होगी। या तो हमने उससे पैसे लेने होंगे, या तो हमारा वो डेटर होगा, और या तो हमारा क्या होगा? क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी, यानी जिसको हमने पैसे देने हैं। दोनों में से एक होगा। अगर वो क्रेडिट बैलेंस है, आप सबको पता है कि लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्रेडिटर है तो लाइबिलिटी है, डेटर है तो क्या है? एसेट है। डेटर है तो क्या है? एसेट है। अगर क्रेडिट बैलेंस है
तो क्रेडिट बैलेंस तो हमेशा किसका होता है? लाइबिलिटीज का। इट मींस वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो याद रखना, पर्सनल अकाउंट इधर एसेट होगा या लाइबिलिटी होगी। कैसे पता चलेगा? डेबिट बैलेंस है तो एसेट है, क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी है। इट मींस हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। चलिए जी आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर शल नॉट प्रिवेंट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस? मतलब इनमें से कोई भी एरर हमने किया है लेकिन ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने आप बैलेंस आएगा तब भी। इनमें से कोई एक एरर ऐसा है, अगर हमने वो कमिट किया, एरर किया है, तो ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी ट्रायल बैलेंस बराबर ही आने वाला है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा वो एरर है। पहला ए, गुड्स परचेज फ्रॉम साजल फॉर ₹1000 नॉट रिकॉर्डिंग परचेज बुक। बी, द टोटल ऑफ सेल बुक अंडर कॉस्ट बाय ₹100। सी, कैश बैलेंस वाज नॉट ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। डी, द टोटल ऑफ परचेज बुक ओवर कॉस्ट बाय ₹100। आपको याद होगा कि एरर ऑफ ओमिशन मैंने बताया था कि जब हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते तो वो एरर ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। तो इसमें फर्स्ट रहेगा, हमने साजल से गुड्स खरीदी तो हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, और अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो ना वो कहीं डेबिट में रिकॉर्ड हुई ना कहीं क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस आपका बराबर ही आएगा। सो ए इज द राइट आंसर। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट वुड अपीयर इन ट्रायल बैलेंस ऑन। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट दिया है उसको हम कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में, सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर है तो उसको ट्रायल बैलेंस में कहां दिखाएंगे? क्वेश्चन ये है। तो ट्रायल बैलेंस में कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, नीदर डेबिट नॉट क्रेडिट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। देखिए, एनी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एनी एक्सपेंस नॉट ओनली सैलरी, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो लाइबिलिटी है, बराबर है। और लाइबिलिटी हमेशा कहां आती है? लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। इसका मतलब 20 का सही आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द ट्रायल बैलेंस डज नॉट इंक्लूड, ट्रायल बैलेंस में जनरली क्या नहीं आता? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल या ड्राइंग्स। ट्रायल बैलेंस में जनरली क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, कैपिटल भी आती है, ड्राइंग भी आती है। क्लोजिंग स्टॉक जनरली नहीं आता, ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है। लेकिन अगर कभी आपको एडजस्टेड परचेजेस दी हो, क्या दी हो? परचेज के साथ वर्ड एडजस्टेड लिखा हो, तो याद रखना उस केस में ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता। ये एक टॉपिक था ट्रायल बैलेंस, जब मैंने करवाया था हमारे इसमें पढ़ा है, जो आपके 63-64 वीडियोस उसमें है ट्रायल बैलेंस। तो मैंने वो रीज़न भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है। तो फिलहाल आप सिंपल इतना याद रखो कि ट्रायल बैलेंस जनरली क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आता। हाँ, अगर एडजस्टेड परचेजेस दी हो तो उल्टा करना है, तब ओपनिंग स्टॉक आता है, लेकिन हाँ तब क्लोजिंग स्टॉक आता है और ओपनिंग स्टॉक नहीं आता। तो फिर से समझ लो, ट्रायल बैलेंस जनरली क्लोजिंग, ट्रायल बैलेंस में जनरली क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। एडजस्टेड परचेज दी हो तब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में आएगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया था शायद, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। कब? जब एडजस्टेड परचेजेस दी हो। फिर से बता रहा हूं, अगर एडजस्टेड परचेजेस दी हैं, अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस दी हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू है, तब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है यहां पर हम दिखाएंगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाते, बिग क्रॉस है ये। तो ये आपको याद रखना है। और एडजस्टेड परचेज का भी अगर फॉर्मूला आपको लिखना है तो मैं लिखवा देता हूं। एडजस्टेड परचेजेस कई बार एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला क्या है? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में जनरली नहीं दिखाते, ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज दी हो तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे। और एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टू कॉलम कैश बुक आर, टू कॉलम कैश बुक कौन कौन सी है? कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, टू कॉलम कैश बुक में कोई जरूरी नहीं है कि आप कौन से दो कॉलम बनाओगे, आप कोई से भी दो कॉलम बना सकते हो। आपकी जो जरूरत है, नेसेसिटी, उसके हिसाब से बना सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव जैसी मर्जी आप टू कॉलम कैश बुक बना सकते हो। कैश डिस्काउंट कॉलम बना सकते हो, बैंक डिस्काउंट कॉलम बना सकते हो, कैश एंड बैंक कॉलम बना सकते हो, तो कोई भी बना सकते हो। इसलिए आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। आपकी नेसेसिटी पे है, जैसी आपको जरूरत है।
नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड टू राम ₹50, इट विल बी डेबिटेड टू। हमने राम को कैश डिस्काउंट दिया तो हम डेबिट करेंगे किसको? भाई राम को तो डेबिट नहीं करेंगे, तो डिस्काउंट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इट विल बी डेबिटेड, मतलब डिस्काउंट को हम कहाँ डेबिट किया जाएगा? डिस्काउंट अकाउंट में। हमें डिस्काउंट का पूछा गया था, ना कि राम अकाउंट का। चलिए जी आगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज रिटर्न। कैश का अगर ओपनिंग बैलेंस है उसको हम कहां लिखेंगे? इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ऑन द डेबिट साइड ऑफ परचेज बुक, ऑन द डेबिट साइड ऑफ सेल्स बुक। देखिए, कैश है, एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। इसका मतलब अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है तो इसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा, तो क्या आंसर रहेगा? इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। बी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ जर्नल आर। जर्नल का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑप्शंस आर टू प्रोवाइड द कन्वीनियंस इन पोस्टिंग, यस ये तो ऑब्जेक्ट है। टू प्रोवाइड द ब्रीफ नरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ये भी है। टू हेल्प इन द सोल्यूशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, यस ये भी है। ऑल ऑफ द अबव, सारे ही हैं भाई। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन। ट्रेड डिस्काउंट हम किस पे देते हैं? ऑप्शंस आर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदी तब। ऑन कैश पेमेंट, ऑन सेल ऑफ गुड्स, ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश बिफोर टाइम। देखिए, हम कब देते हैं? गिवन देंगे तब जब हम सेल करेंगे, तो ऑन द सेल ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट हम कब देते हैं? जब हम गुड्स को बेचते हैं। और आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम नहीं शो करते, कहीं नहीं दिखाते। वैल्यू में से टोटल जो है ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया जाता है। चलिए जी नेक्स्ट, ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो किसको क्रेडिट किया जाएगा? जर्नल एंट्री बड़ी बार आपने बनाई होगी। कैश अकाउंट को किया जाता है डेबिट, या जो भी पैसा एज एन इन्वेस्टमेंट वो लगाता है उसको किया जाएगा डेबिट, और किसको क्रेडिट किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट को। सो आंसर इज बी, क्योंकि पूछा गया किसको क्रेडिट करना है। अगर पूछा जाता किसको डेबिट करना है, देन वो कैश अकाउंट भी हो सकता है, या फिर अगर कैश के अलावा उसने कोई बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक लगाए, सबको हमें डेबिट ही करना है, लेकिन क्रेडिट करना होता है कैपिटल को। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसमें से कौन सा है जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है? अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, यही आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी जिस नाम से हमने किसी बिजनेस को शुरू किया है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। जैसे कोई बैंक हो गया, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो जिस नाम से शुरू किए जाते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। वैसे इंश्योरेंस कंपनी भी हो गई। राम का अकाउंट ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ये आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है जी। और ड्राइंग अकाउंट अगेन नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24 इनकम टैक्स का क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? तो याद रखना 30% ऑफ एनवीए एनएवी है, नेट एनुअल वैल्यू। जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू होगी हाउस प्रॉपर्टी से जो आप पैसा कमा रहे हो, जितना पैसा आपने कमाया उसका 30% आपको छूट होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के अंदर। तो याद रखना 30% ऑफ नॉट एनवीए एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। चलिए जी नेक्स्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल इन। जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, अगर हमने मकान बनाने के लिए कोई लोन लिया है तो उसका जो कंस्ट्रक्शन से पहले वाला, यानी जब मकान बन के कंप्लीट हो उससे पहले वाला इंटरेस्ट जो है, कितनी इंस्टॉलमेंट में हम डिडक्ट कर सकते हैं अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसमें से, ठीक है। तो वो है 5 इंस्टॉलमेंट में। जो भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा हम 5 इंस्टॉलमेंट में अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से माइनस कर सकते हैं। ये हमें छूट है, लेकिन मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए वो इंटरेस्ट होना चाहिए, या रिपेयर रेनोवेशन के लिए भी हो सकता है। एग्जेम्प्टेड लिमिट ऑफ एचआरए इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रो सिटी में जो एग्जेम्पशन लिमिट है एचआरए की, एचआरए बोले तो हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, उसमें एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है रेंट अलाउंस, ठीक है, कितनी है? दैट इज 50% ऑफ सैलरी। कहां पर? मेट्रो सिटी में। और रेस्ट ऑफ इंडिया में, इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी इंडिया में कितनी है? तो वो भी आप याद रखो, कई बार वो भी पूछ सकते हैं। दैट इज 40% ऑफ सैलरी। कहां पर? रेस्ट ऑफ इंडिया में। इंडिया में किसी और जगह मेट्रो सिटीज को छोड़कर। तो एग्जेम्पशन लिमिट एचआरए की कितनी है? 40%। और मेट्रो सिटी में कितनी है? 50%। याद रखना आपने। चलिए जी,
टोटल इनकम इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन? भाई सेक्शन तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इनकम टैक्स का है सेक्शन 3। सेकेंड लास्ट, लाइबिलिटीज आर फिक्स लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज या ऑल ऑफ द अबव? सब होती हैं भाई लाइबिलिटीज। फिक्स्ड हो गई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट हो गई आपकी करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज ये मैंने पहले बताया था, ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर पे डिपेंड करती है, बनेगी हमारी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, दैट इज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी ये सारी होती है ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन, कैपिटल आर, कैपिटल कौन सी होती है? कैपिटल कितनी तरह की होती है? फिक्स्ड, फ्लोटिंग, वर्किंग, ऑल ऑफ द। यस, फिक्स कैपिटल हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यानी फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए जो कैपिटल यूज की जाती है दैट इज फिक्स्ड। फ्लोटिंग कैपिटल स्टॉक वगैरह को खरीदने के लिए, जब हम एक दुकान पे हैं तो उसमें जो स्टॉक खरीदना है जो कि हमें रीसेल करना है उसके लिए जो कैपिटल यूज की जाती है दैट इज फ्लोटिंग। वर्किंग कैपिटल हमारे डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए, चलाने के लिए जो हम पैसा यूज करते हैं दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो सारी ही तरह की होती है। सो डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के 30 एमसीक्यूज। नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको कल। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।